चलो गाइस वापस आते हैं। तो कहाँ पे थे? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखो। ये एक एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड है। ये देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन हाइड्रोजन गया, इसका एक हाइड्रोजन गया, है ना। ये इलिमिनेट होगा, है ना, ये इलिमिनेट होगा, ये इलिमिनेट हो गया। ठीक है, एक वाटर इलिमिनेट हो गया। तो वाटर जब भी इलिमिनेट होगा तो वहां पे क्या उसको बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेट मतलब वो रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, किसे बोलते हैं? कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को, वो क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, डिहाइड्रेट बना देता है कोई भी कंपाउंड को। ठीक है, तो अब बाकी बचा क्या? ये देखो, ये वापस NH2 नहीं लिख रहा हूँ, ये बॉन्ड आपको समझा रहा हूँ। ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है, ये कार्बन ऑक्सीजन बच गया है किसका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। और ये एक NH इसका बचा है ना। फिर वापस ये दोनों का अल्फा कार्बन, है ना। ये देखो, ये जो है एमाइड फॉर्मेशन, एमाइड इसी को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब आ गया। तो यहाँ पे वैसे ग्लाइकोसिडिक दो एमिनो एसिड के बीच बनने वाला पेप्टाइड, दो मोनोसैकेराइड के बीच ग्लूकोज ग्लूकोज या पेंटोज पेंटोज के बीच वो जो बनेगा वो ग्लाइकोसिडिक होगा। अब न्यूक्लिक एसिड में कैसे बनता है? न्यूक्लिक एसिड में ईस्टर बॉन्ड बनता है, एक 3 कार्बन से फॉस्फेट जोड़ता है, एक का 5 कार्बन से, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है इधर देखो, पढ़े हो ना। न्यूक्लियोटाइड किसे बोलते थे? न्यूक्लियोटाइड में एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग मतलब नाइट्रोजनस बेस, और दूसरा पेंटोज शुगर रहता था, है ना। एक हेट्रोसाइक्लिक बेस, दूसरा पेंटोज शुगर, है ना, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। तो देखो, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट मिलकर के न्यूक्लियोटाइड। तो फॉस्फेट और अल्कोहल, यहाँ पे CH2OH है, और इसका एक जो है O, और यहाँ का OH है, यहाँ का O, यहाँ पर भी वाटर निकला है, यहाँ पर भी वाटर रिमूव हुआ है। ठीक है ना। और जो फॉर्मेशन बना है, ये यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड बना है, ईस्टर बॉन्ड, और सेम दूसरी न्यूक्लियोटाइड से भी ईस्टर बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी ईस्टर बॉन्ड बना है, ईस्टर बॉन्ड बना है। अब देख लो कहाँ का किसका किसका बना है। यहाँ से काउंटिंग होती है, फंक्शनल ग्रुप ये है ना, तो इसके बगल से काउंटिंग होगी 1 2 3, यानी तीसरे नंबर पे पेंटोज शुगर के तीसरे नंबर से जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है ना। और इसका देखो 1 2 3 4 5, तो एक का 3 से, एक के 5 से 2 ईस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और दोनों ईस्टर बॉन्ड को मिला करके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, और दोनों, ठीक है, और ये हमेशा बनता है न्यूक्लियोटाइड में, और दोनों अपोजिट में बनता है। यहाँ पे यही लिख रखा है कि एक कार्बन का न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम पे, दूसरे का उस पे 5 प्राइम पे ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन, दोनों मिला करके फॉस्फोडाइस्टर बोलते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड आ गया। न्यूक्लिक एसिड बहुत बार पूछा गया है। न्यूक्लिक एसिड एक्सिबिट वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर का वाइड वैरायटी होता है, जबकि प्रोटीन में, कैटलिस्ट में टर्सरी वैरायटी का वाइड स्ट्रक्चर था। वजह डबल हेलिकल मॉडल, फेमस मॉडल को किसके दिया? वाटसन क्लिक। उसने क्या बताया? दोनों जो है एंटी पैरेलल होते हैं, एक देखो 5 to 3 प्राइम था, एक 3 से 5 गया हुआ है नीचे। अब देखो इसमें जो है क्या बताया गया है, देखो ये जो है 5 से 3 आया है, ये जो है इधर 3 से 5 आया है, दोनों एंटी पैरेलल है। 5 3 5 5 एक 5 3 है, एक 3 5 है। इसमें मॉडल से क्या करता है कि बैकबोन फॉर्म शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर चेन बैकबोन बहुत बार पूछा गया है, नीट बहुत बार पूछा गया है कि बैकबोन किससे बनता है? शुगर प्लस फॉस्फेट से। और जो नाइट्रोजन बेस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, लेस परपेंडिकुलर, और फेसेस इनसाइड पूछा गया है। इसमें हमेशा ये याद रखना, एडेनिन थाइमिन के साथ आता है डबल बॉन्ड, ए और टी, एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड बनाएगा। और ये देखो ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यूरिन के में क्या क्या था? एडेनिन ग्वानिन था, और बाकी थाइमिन साइटोसिन यूरासिल किसमें था? थाइमिन साइटोसिन यूरासिल किसमें था?
पैरामिडिन में था, हमेशा प्यूरिन जो है पैरामिडिन से अटैच होगा, समझ गया, एडेनिन थायमिन है ना, हमेशा प्यूरिन पैरामिडिन से अटैच होगा, यही इसीलिए पैरेलल होता है डिस्टेंस। पूछा गया क्वेश्चन है। अब आ जाओ यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 ये सब पढ़ा चुके हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे बोल रहा है, ये देखो अगर ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए में देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, दो बेस पेयर के बीच का जो होता है डिस्टेंस वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर नैनोमीटर में रहेगा तो 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, 10 टू पावर -9 को नैनोमीटर बोलते हैं और 10 टू पावर -10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो 3.4 एंगस्ट्रॉम और दो के बीच का 3.4 एंगस्ट्रॉम है, तो टोटल 10 बेस पेयर हैं, तो 3.4 इंटू 10 कितना हो गया, 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। और जब भी हेलिक्स लेता है पूरा पिच जो है वो 360 डिग्री का रोटेशन करता है, 360 डिग्री का रोटेशन करता है, 360 डिग्री का करता है। जब पूरा पिच में 10 बेस पेयर रहता है तो वो 360 का करता है। तो टोटल कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर हैं, तो एक कितना करेगा, एक 360 अपॉन 10 क्या 36 डिग्री का, 36 डिग्री का। यहाँ पे यही समझाया गया है। और ये सब जितना भी ये सब क्वालिटी, ये सब किसका है, बीटा डीएनए का, मतलब बी डीएनए का, जेड डीएनए, एच डीएनए और पढ़ते हैं डजन ऑफ डीएनए है। अभी बोला गया था ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा न्यूक्लिक एसिड का इसमें वेरिएंट है, तो ये जो भी कैरेक्टर पढ़ रहे थे वो बी डीएनए का पढ़ रहे थे। अब जो मेटाबॉलिक ये मेटाबॉलिक रिएक्शन का सबसे मेन चीज क्या है जो अभी तक खोजा गया, वो टर्न नंबर। ये साइंटिस्ट सबसे अच्छा खोज किया। इसमें क्या कहा था कि एक बायोमोलिक्यूल जो है दूसरे फॉर्म में कितना चेंज होता है ना, कॉन्स्टेंटली कितना देर में, कितना पर मिनट या पर आवर कितने में चेंज होता है, वो टर्न ओवर कहलाता है। टोटल केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होते हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। कर सकते हो सम ऑफ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म नोन एज मेटाबॉलिज्म, all the chemical reaction which occur in our body known as metabolism. Now come on the points. What is removal of CO2 from there were given so many example, देख लेना। मेजॉरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन था वो अकेले नहीं, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक होता है। इसमें समझाया गया है रोड, जैसे रोड देखते हो ना, एक कोई रोड सीधा होता है, कोई टेढ़ा होता है, कोई गोल होता है, बहुत सारे टाइप के रोड होते हैं, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक होते हैं। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां पे सब आकर के मिलते हैं चौराहे पे, तो वैसे ये भी मेटाबॉलिक पाथवे भी होता है और सब एक दूसरे में इंटरकन्वर्टर होते हैं कि अगर इसका प्रोडक्ट है तो वो उसमें भी चेंज हो सकता है, उसमें भी चेंज हो सकता है ना। अब आ जाओ मेटाबॉलिक फ्लो, डायनामिक लाइक अब कैटालिस्ट रिएक्शन, बॉडी में जो भी रिएक्शन होता है सब कैटाबॉलिज्म कैटालिस्ट के थ्रू होता है। एक भी रिएक्शन ऐसा नहीं हो जो बायोकैटलिस्ट मींस एंजाइम के थ्रू नहीं होता है। अब प्रोटीन पाउडर को कैटालिटिक, प्रोटीन विद कैटालिटिक पाउडर को एंजाइम बोला जाता है। यहाँ पे यही समझाया गया है। अब आ जाओ, ये बोला गया है यहीं पे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म पार्ट में अभी बोले थे। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक बोलते हैं कि छोटे छोटे सिंपल फॉर्म वाले मॉलिक्यूल मिलकर के बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, छोटे छोटे मिलकर बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा एनाबॉलिज्म में एनर्जी लगती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को बड़ा बनाना है तो एनर्जी देना पड़ता है। कैटाबॉलिज्म में बड़ा मॉलिक्यूल कोई जो है छोटा में कन्वर्ट हो गया, छोटा में टूट गया, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसका इसमें एनर्जी रिलीज होती है। जैसे एग्जांपल बोलो तो अभी पढ़े थे एसिटिक एसिड से बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, एसिटिक एसिड इतना सा CH3COOH फॉर्मूला होता है। कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा, अभी देखे थे ना, मोस्ट फैशन से डिजाइन से जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो कोलेस्ट्रॉल को बनाया है गॉड ने। अभी देखे थे फिगर में, देख लेना, अभी यही चैप्टर में पढ़े हैं। वो उसमें 3-4 रिंग था, उसके बाद ऐसे डिजाइन था, पैसिंग था। तो छोटा छुट्टू सा एसिटिक एसिड बड़ू सा किसमें, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी छोटा से बड़ा बन रहा है, क्या होगा, एनाबॉलिक होगा और इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। कैटाबॉलिज्म ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं कि ग्लूकोज C6H12O6
समटाइम वो पायरुविक एसिड में C3H4O3 में कन्वर्ट होता है, कहीं पे वो लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है जब मसल्स में होता है एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड। समटाइम अगर फर्मेंटेशन हो रहा है तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, वो डिपेंड करता है। और हमेशा ग्लाइकोलिसिस जो है 10 स्टेप का पाथवे है यहाँ पे, है ना। ये जो भी बोल रहा हूँ इंपोर्टेंट है, ये तो कितनी बार पूछा गया भगवान जाने की। एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं, एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 3 जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके बीच जो बॉन्ड होता है उसी में सबसे लास्ट वाले में पूछा गया है, सबसे लास्ट वाले में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, 7.4 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आ जाते हैं कि ये सब कहां से एनर्जी मिलती है। ये जो एटीपी की बात करें, कहां से एनर्जी मिलती है, कैसे मिलती है, कितना मिलती है, कैसे कैसे फॉर्म होता है, तो ये सब जिस भी ब्रांच में डील करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी एरिया में, उसे बायो एनर्जेटिक बोलते हैं। अब द लिविंग स्टेट जो होती है वो स्टेडी स्टेट होती है, डायनेमिक स्टेट होती, मतलब ये जो होती है इक्विलिब्रियम में। हमारी लिविंग बॉडी जो है वो स्टेडी स्टेट है, नॉन इक्विलिब्रियम है। मतलब इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वर्क डन 0 होता है। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो हमारा बॉडी चलेगा ही नहीं, यानी कि हम लोग मर जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम में ना पहुंचे हमारा बॉडी। और हमेशा कोई भी जो है कोई भी रिएक्शन का नेचर होता है कि वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है और हमेशा इक्विलिब्रियम में ही पहुंचना चाहता है। तो उसे रोकने के लिए हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, एनर्जी उसे रिलीज हो करके हमारी बॉडी को रोकती है किस में जाने में, इक्विलिब्रियम में जाने में। क्योंकि जिस दिन इक्विलिब्रियम चले गए कब्र में नजर आएंगे। ठीक है, तो वही इसी को मेटाबॉलिक फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है स्टेडी स्टेट एबल टू परफॉर्म और वर्क नॉन इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे ये देख लो, थोड़ा सा देख लेना, बहुत बार पूछा गया है, दो बार पूछा गया है कि कितना 4.5 टू 5 मिलीमोलर ग्लूकोज का लेवल होता है। हार्मोन नैनोग्राम में पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। अब आ जाओ एंजाइम टर्म किसने दिया था, कौन ने दिया था। एंजाइम टर्म किसने दिया था, कौन ने दिया था। समनर ने यूरिएज एग्जाम खोजा था, यूरिएज कौन ने दिया था। अब आ जाओ, ऑल एंजाइम जो है, जितने भी एंजाइम है सब प्रोटीन है एक्सेप्ट राइबोजाइम आरएनए का बना होता है। राइबोजाइम आरएनए का एंजाइम में पढ़ोगे, एंजाइम में प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है ये जो होता है क्रिस क्रॉस फॉर्मेशन करके अपनी वापस ऊपर ओवरलैप करके कैविटी पॉकेट का निर्माण करता है, पॉकेट का फॉर्मेशन करता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स का निर्माण जिसे बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, सर्विक्स एक्टिव साइट सब उसी को बोलते हैं। ये एक्टिव साइट के ही कारण कोई भी एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब आ जाओ बायोकैटलिस्ट, एंजाइम जो है बायोकैटलिस्ट है। बायोकैटलिस्ट में जो लिविंग थिंग के अंदर कैटलिस्ट पाया जाए, और कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, घटाता भी है, लेकिन जनरली अभी जो पढ़ रहे हैं हॉस्टल में मतलब रेट को बढ़ाएगा। तो क्या होता है दोनों में अंतर, हमारा जो कैटलिस्ट है, बायोकैटलिस्ट है, एंजाइम है, वो टेम्परेचर और प्रेशर सेंसिटिव होता है, हाई टेम्परेचर पे नहीं एग्जिस्ट करता है, जबकि कैटलिस्ट वो करता है ना। तो फिर लेकिन सम एक्सेप्शन है, हाइड्रोथर्मल जो सल्फर हाइड्रोथर्मल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो पाया जाता है, जो सल्फर स्प्रिंग में पाया जाता है, वो सब में का जो होता है एंजाइम बहुत थर्मली स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पर भी और सबसे ज्यादा प्रेशर पर भी, है ना। अब आ जाओ, ये सब स्टेबिलिटी क्योंकि उसके सेलवाल के रिएक्शन के कारण होता है। अब आ जाओ फिजिकल किसे बोलते हैं, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन में विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड उसका शेप चेंज हो जाए, विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड शेप विल बी चेंज इन फिजिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, है ना, बॉन्ड का ब्रेक होगा, बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा नहीं होगा, वो उग जाएगा। जिसमें बॉन्ड टूटेगा वो केमिकल रिएक्शन, जिसमें बॉन्ड नहीं टूटेगा फिजिकल रिएक्शन। अब ये देखो, ये केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ फिजिकल केमिकल रिएक्शन पार्ट प्रोडक्ट पर टाइम की यूनिट रेट में, मतलब पर टाइम जो है कोई भी रेट किसे बोलते हैं, अभी उसमें भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी रेट कोई भी चीज होता है पर टाइम, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है कितना पड़ रहा है, कितने सेकंड में या कितने मिनट में, वैसे ही रेट डिपेंड करता है। अब कोई भी रेट जो है, ये जनरल थंब रूल है कि रेट ऑफ रिएक्शन हर 10 डिग्री पे 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। हर 10 डिग्री पे अगर टेम्परेचर 10 डिग्री है, 10 डिग्री था तो 2 टाइम्स थी, अगर 2 है उसका रेट तो अगर 20 कर देंगे वो सीधे 4 हो जाएगा। तो जनरली थंब रूल है रेट ऑफ डबल